तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए कल की कहानी पर, शुक्रिया उसके लिए। और कुछ लोगों का कहना था कि क्राइम के साथ साथ बीच में इस तरह की कहानियाँ भी सुनाएं, थोड़ा डिफरेंट क्राइम बीट से हटकर। तो जब जब ऐसी चीज़ें आएंगी मेरी कोशिश होगी कि आपको ऐसी कहानियाँ भी सुनाऊँ जिससे कहीं ना कहीं कुछ इंस्पिरेशन भी मिले, कुछ प्रेरणा भी मिले। तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा था, मुझे खुशी हुई। हालांकि मैं थोड़ा सा वो भी था कि अब क्राइम, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, डकैती और उसके बीच में कहाँ मैं जूते चप्पल ला रहा हूँ, बाटा ला रहा हूँ। लेकिन मेरी सोच गलत थी। तो कल कहानी बाटा की थी और आज टाटा की करते हैं। मतलब कहानी टाटा की नहीं है, टाटा नगरी की कहानी है। जमशेदपुर जिसका अब नाम है, लेकिन टाटा नगर टाटा के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसके पीछे भी यही है कि चूंकि टाटा की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो इसी टाटा नगरी यानी जमशेदपुर की एक मर्डर मिस्ट्री है ये। और अभी हाल की बात है ये, कुछ दिन पहले। इत्तेफाक से आजकल हमारे जो सुप्रतिम बनर्जी हैं वो छुट्टी पे इसी जमशेदपुर में, और उन्होंने ये खबर बताई, उन्होंने भेजी है। साल में वो करीब 15 दिन के लिए जमशेदपुर जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ और बड़े भाई और उनकी वाइफ, बच्चे वहाँ हैं। तो ये 15 दिन अच्छा गुजरता है बनर्जी का। और बनर्जी अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, हर बच्चे करते हैं, लेकिन बनर्जी को बहुत ख़ास लगाव है। तो जब वो जाने के लिए होता है, उससे पहले ही उसके चेहरे की आप चमक देखिए तो अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसी बनर्जी ने जमशेदपुर से ये स्टोरी भेजी, मुझे लगा कि आप तक पहुँचाऊँ। बात 17 नवंबर की है, 17 नवंबर। जमशेदपुर में एक जगह है टेल्को, सारी वहाँ पे टाटा और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और लगभग ये पूरा आबाद ही टाटा की वजह से है। तो उसी टेल्को इलाके में एक तार कंपनी इलाका है और वहाँ पे एक नदी है। 17 नवंबर, और इस नदी के आसपास का जो इलाका है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं है, सन्नाटा रहता है अक्सर, ट्रैफिक भी इतना नहीं है। तो 17 नवंबर की सुबह कुछ बच्चे खेल रहे थे नदी के किनारे। अचानक उनकी नज़र नदी में तैरती एक बोरी पर पड़ी। प्लास्टिक की बोरी थी। बच्चे करीब गए, उन्हें लगा कुछ होगा, लेकिन बोरी से झांक रही 2 इंसानी उंगलियों ने उन बच्चों को खौफजदा कर दिया। वो घबरा गए, डर गए, वहाँ से चीखते हुए भागते। कुछ लोग गुजर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक बोरी और उसमें हमने उंगलियाँ देखी हैं। तो लोगों से होते हुए बात पुलिस तक पहुँची। पुलिस की टीम मौके पर आती है, बोरी को बाहर निकालती है। बोरी के अंदर एक लड़की की लाश थी। लाश के हालांकि देख कर लग रहा था कि कई दिन हो गए हैं, लाश पानी में रहकर फूल चुकी थी, लेकिन लाश के कपड़े और जो लड़की ने जो गहने पहने थे वो सलामत थे। पुलिस लाश को उठाकर, जो आम प्रक्रिया होती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और लाश की शक्ल ऐसी नहीं थी, मैंने बताया जैसा कि लाश फूल चुकी थी, पानी में थी। पानी में रहते हुए लाश अक्सर फूलती भी है और उसका स्किन का पूरा कलर भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाता है, सफ़ेद। तो चेहरा पहचाने जाने लायक था नहीं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सबसे पहला काम यही किया कि जमशेदपुर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे उन्होंने मैसेज भेजा। उन्होंने अपने आप अंदाज़ा लगाया इस लड़की की उम्र कितनी होगी, और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी थोड़ा पता चला कि क्या एज होगी। तो 28-30 साल के करीब। तमाम थानों को खबर दी कि अगर कोई आपके थाने में किसी मिसिंग की कोई कंप्लेंट हो, कोई गुमशुदा की आपके पास तहरीर आई हो, तो आप बताएं। सारे थानों को मैसेज भेजा गया। खुद जो वहाँ के एसपी सिटी हैं सुभाष चंद्र जाट, वो इस केस पे नज़र रख रहे थे। लेकिन मायूसी हाथ लगी कि किसी भी थाने से कोई खबर ही नहीं आई कि हमारे यहाँ कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। यानी जमशेदपुर से कोई लड़की गायब ही नहीं हुई। अब पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि अगर कोई लड़की गायब नहीं हुई, रिपोर्ट लिखी नहीं गई, तो क्या ये लड़की जिसकी लाश मिली है ये जमशेदपुर के बाहर की है? क्या बाहर से आकर किसी ने कत्ल किया, बाहर से आकर लाश को नदी में फेंक दिया? अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता शहर के बाहर। अब फिर आप सारे तार को खंगालें, टटोलें। लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी रही, कोशिश करती रही। इसी कोशिश के दौरान अचानक पुलिस को एक अजीब सी खबर मिली। खबर ये थी कि इसी जमशेदपुर के एक पॉश एरिया है वहाँ पे, साउथ पार्क। तो वहाँ कुछ लोगों से होते हुए पुलिस के कानों तक एक खबर पहुँची। और फिर पुलिस ने जिस जगह ये लाश मिली थी और अपने एसपी सिटी को ये खबर दी। खबर ये थी कि साउथ पार्क पॉश इलाके में एक लड़की रहती है, वर्षा नाम की, और
ब्यूटी एक्सपर्ट है और यूपीएससी की तैयारी कर रही है एग्ज़ाम की। तो वो लड़की घर से गायब है और उसको गायब हुए हुए कई दिन हो गए। पता चला कि करीब 12 नवंबर से ही वो घर से गायब है। लेकिन उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने पुलिस स्टेशन में नहीं लिखाई। पुलिस ने अपनी तरफ से आस पड़ोस से पता करना शुरू किया तो पता चला कि हाँ, खबर सही है। वर्षा नाम की एक लड़की जो है गायब है। और हैरत की बात यह है कि 12 नवंबर से गायब थी, 17 नवंबर को ये लाश मिली। अब 2-3 दिन और बीत गए तो मतलब हफ्ता गुजर गया, लेकिन घर वालों ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। इसकी वजह क्या हो सकती है? खैर, अब ये पुलिस के लिए तो एक उलझन थी, लेकिन पहले पुलिस कंफर्म करना चाहती थी कि जो लाश मिली उसका रिश्ता कहीं वर्षा से तो नहीं है। जब तक ये कंफर्म ना हो तो फिर उस घर वाले को टटोलना, उनसे पूछताछ करना कोई मतलब नहीं है। और ये भी हो सकता है वो अपनी मर्ज़ी से गई हो, क्योंकि जब तक घर वाले कंप्लेंट ना करें तो आप दावा नहीं कर सकते कि वो गुम है, मिसिंग है, किडनैप हो चुका है। पहले घर वालों को आगे आना पड़ता है। यहाँ मामला उल्टा है, लड़की गायब है, घर वाले आगे नहीं आ रहे। इसका मतलब है कोई भी वजह हो सकती है। तो पुलिस ने इसमें ज़्यादा वो भी नहीं किया। और उसके बाद अब पुलिस के पास वो सामान थे सारे। पुलिस ने लाश को भी अभी तक संभाल कर रखा। तो घर वालों को पुलिस ने बताया कि हमें मालूम है आपकी बेटी गायब है, आपने रिपोर्ट लिखाई नहीं, लेकिन ऊपर वाला ना करे, हमें एक लड़की की लाश मिली है, तो क्या आप शिनाख्त करेंगी कि कहीं वो वर्षा तो नहीं है? घर वाले पहले तो सुनकर थोड़े हैरान हुए, फिर उन्होंने कहा नहीं, वो उसकी लाश हो ही नहीं सकती। फिर भी पुलिस के कहने पे घर वाले पहुंचते हैं मोर्चरी में, लाश को देखते हैं, लेकिन लाश मैंने शुरू में ही कहा कि पहचाने जाने लायक थी नहीं, पानी में रहने की वजह से। तो लाश से बरामद जो कपड़े और जेवर थे पुलिस ने वो दिखाया। जैसे ही वो देखा, घर वालों का चेहरे का रंग उड़ गया और अचानक वहाँ पे मातम पसर गया। घर वाले रोने चीखने लगे। वो पहचान गए थे कि ये सामान वर्षा का है, इसका मतलब है कि लाश भी वर्षा की है। अब लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। पता चला कि इस लड़की का नाम वर्षा है और वर्षा, जैसे आपको बताया, ब्यूटी एक्सपर्ट थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। लेकिन फिर एक खबर और पता चली कि वर्षा की शादी हो चुकी थी। उसके शौहर, उसके पति का नाम था विशाल मेहता, लेकिन शादी के कुछ वक्त के बाद ही पति पत्नी में बनी नहीं, तो वर्षा अपने घर लौट आई, अपने घर में रह रही थी। उधर विशाल मेहता भी जो है, पता चला कि उसने वर्षा के जाने के बाद बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। तो अब चूंकि लाश वर्षा की थी, वर्षा के गायब होने के बाद घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखाई। अब पुलिस ऑफिशियली जानना चाहती थी कि इसके पीछे वजह क्या है। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की कि किसी का भी बच्चा गायब होता तो वो पुलिस के पास जाते, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? घर वालों ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वर्षा घर से कई बार निकली, 2-4 दिन में लौट आती थी, कई बार 1 हफ्ते में लौट आती थी, अपने दोस्तों के साथ होती है। तो हमें उसकी कोई ऐसी फिक्र नहीं थी और ऐसा भी नहीं कि कोई लड़ झगड़ कर गई थी। तो चूँकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, तो हम इन चीज़ों को उतना हमने सीरियसली नहीं लिया और पुलिस के पास इसीलिए नहीं गए। पुलिस को भी लगा ये बात सही थी कि इससे पहले भी वर्षा कई बार घर से गई थी और कई दिनों बाद लौटी थी। फिर पुलिस ने डिटेल पूछा कि आप वो कब गई, कितने बजे गई? तो घर वालों ने बताया कि लास्ट वो 12 नवंबर को घर से निकली थी, रात करीब 8:30 बजे का वक्त था और उसके बाद वो नहीं आई और उन्हें भी ज़्यादा वो हुआ नहीं, लेकिन उसका मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। फिर भी उन्हें लगा कि वो लौट आएगी। अब पुलिस को आगे तफ्तीश करनी थी। पुलिस ने वर्षा के सारे दोस्तों को खंगालना शुरू किया। दोस्तों की एक लंबी लिस्ट थी। अब उन दोस्तों में से पुलिस ने शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया। तो घूम फिर कर पहला तो शक था पुलिस को कि कहीं वर्षा के पति ने ही तो कुछ नहीं किया, क्योंकि दोनों के रिश्ते ख़राब थे। वर्षा को तलाक दिया नहीं और दूसरी शादी की, एक तरह से ये लीगल है, गैर कानूनी है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो पुलिस को पहले अपने सारे मुखबिर को लगाए विशाल मेहता की तरफ, इसके बारे में खंगालो, ये कहाँ क्या कर रहा था, 12 नवंबर को कहाँ था। उससे पूछताछ भी की, लेकिन विशाल मेहता से पूछताछ करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विशाल मेहता ने जो कुछ कहा उस दिन के बारे में, उस रात के बारे में, वो सारी चीज़ें मैच कर रही थी और मोबाइल के लोकेशन और बाकी चीज़ें भी उसकी गवाही की तस्दीक कर रही थी। तो धीरे धीरे पुलिस को लगा कि विशाल मेहता का कोई रोल नहीं है वर्षा के कत्ल से। अब पुलिस ने विशाल मेहता को साइड करके बाकी दोस्तों पे अपनी नज़रें घुमाई।
धीरे धीरे तमाम दोस्तों को शॉर्टलिस्ट करते करते पुलिस आखिरकार 2 दोस्तों पर आकर जीरो इन होती है। इनमें से एक का नाम था जिमी और एक का नाम था धर्मेंद्र। वो इसलिए कि पुलिस ने देखा वर्षा के कॉल डिटेल से कि सबसे ज़्यादा जो बात करती थी वो इन्हीं दोनों से करती थी। जिमी जो था वो कॉलेज फ्रेंड था, कॉलेज में साथ थे दोनों, पुरानी दोस्ती थी, घर वाले भी जानते थे और जिमी के साथ वो अक्सर रहती भी थी, घूमती भी थी। धर्मेंद्र भी उसका दोस्त था, लेकिन धर्मेंद्र के बारे में जब डिटेल पता चला तो पहली बार पुलिस चौंकती है। पता चला कि धर्मेंद्र जो है वो उसी जमशेदपुर के एक साक्षी पुलिस स्टेशन है, साक्षी, वहाँ पे वो ASI है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी वो खुद पुलिस में है। अब एक दोस्तों की लिस्ट में पुलिस वाला है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं और वो किसी के दोस्त हो सकते हैं, किसी के पति हो सकते हैं, बाप हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे पुलिस को लगा कि ठीक है, धर्मेंद्र की भी दोस्ती होगी जैसे जिमी की है। अब उन्होंने इन दोनों के फ़ोन को खंगालने का फैसला किया, धर्मेंद्र और जिमी के, ख़ासतौर पर 12 नवंबर की और 13 नवंबर को, क्योंकि 12 नवंबर 8:30 तक वर्षा अपने घर पे थी, उसके बाद घर से निकली थी। पुलिस ने जब फ़ोन के अंदर झांकना शुरू किया तो धीरे धीरे पता चला कि जिमी का तो लोकेशन कहीं और था, वो कहीं और पे था, और जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त उसकी बातचीत भी नहीं हुई, बल्कि 12 नवंबर की दोपहर के बाद से उसकी कोई बात नहीं थी। तो पुलिस को लगा कि इसमें जिमी भी शायद शक के घेरे से बाहर है। अब बचता है इकलौता और आखिरी किरदार धर्मेंद्र, जो कि खुद एक पुलिस वाला है, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। पुलिस ने अब धर्मेंद्र के फ़ोन में झांका तो पता चला कि 12 नवंबर को वर्षा और धर्मेंद्र के बीच कई बार बातचीत हुई। और गहराई में पुलिस गई तो पता चला कि 12 नवंबर की रात करीब 9 से 10:30 के दरमियान, 9 से 10:30, धर्मेंद्र और वर्षा का लोकेशन एक था। अब ये बात पुलिस को लगा कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। अब धर्मेंद्र के बारे में पता किया गया। इस दौरान में धर्मेंद्र कुछ के नाम आया तो पुलिस ने धर्मेंद्र को फ़ोन किया। धर्मेंद्र ने फ़ोन भी उठाया। हुआ यह कि धर्मेंद्र बिहार के आरा का रहने वाला था और 14 नवंबर से ही वो छुट्टी पर था, और ये छुट्टी उसने 12 या 13 नवंबर को नहीं ली थी, बल्कि इससे पहले से उसने छुट्टी की अर्जी डाल रखी थी। और 13 नवंबर को वो ड्यूटी पे था लास्ट जमशेदपुर में। 14 नवंबर को वो वहाँ से आरा निकल गया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, उसने फ़ोन पे कहा हाँ वो मेरी दोस्त है, लेकिन मैं उस रात कहीं और था, उसके साथ नहीं था। तो उसने पुलिस को भी ऐसा नहीं है कि चकमा देने की कोशिश की। लेकिन अब जब लोकेशन एक मिला, कॉल डिटेल से बातचीत भी हो रही है, तो पुलिस को धर्मेंद्र के ऊपर शक गहराया। जमशेदपुर पुलिस की एक टीम आरा भेजी गई। आरा से धर्मेंद्र को लेकर वो जमशेदपुर आई। जमशेदपुर आने के बाद अब धर्मेंद्र से बातचीत हुई, पूछताछ हुई। जब उसे कॉल डिटेल और सारी लोकेशन दिखाया गया तो चूँकि एक खुद पुलिस वाला था और ऐसे कई इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी रहा, वो समझ गया कि वो घिर गया है। इसके बाद धर्मेंद्र ने फिर सारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि 12 नवंबर की रात 8:30 बजे उसी ने पहला फ़ोन किया था, करीब 8 के दरमियान, वर्षा को, और उससे कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और फिर वर्षा को उसने अपने घर पे बुलाया। घर पे ये अकेला था। वर्षा वहाँ पे 8:30 से लेकर करीब 10, 10:30 तक रही। इसी दौरान में दोनों का झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान में धर्मेंद्र ने वर्षा का सर दीवार पे मारा। वो लगभग बेहोश हुई, फिर उसने उसका गला घोंटा। इसके बाद उसने प्लास्टिक की बोरियों में उसकी लाश को पैक किया, बोरी को सिला और फिर घर में ही लाश को रखा। बोरी उसने पहले से मंगा रखी थी, यानी कि वो पहले से ही तय कर चुका था कि ये कत्ल करना है, ये एक प्री प्लान मर्डर था। लाश को रखने के बाद अब वो रात ढलने का इंतज़ार करने लगा। और चूँकि एक पुलिस वाला था, उसे मालूम है कि रात को पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, और चूँकि वो एक ASI था और ऐसी कई रात पे उसकी भी ड्यूटी लगी, तो ये अक्सर पुलिस वाले जो बीट में अफसर होते हैं, जो बीट अलग अलग जैसे इलाके को कहते हैं जहाँ पे पुलिस की ड्यूटी होती है, धर्मेंद्र ने पहले उस रात अपने घर से तमाम बीट अफसर को फ़ोन किया कि तुम कहाँ पे, तुम कहाँ पे, हर एक का लोकेशन जाना। और ये नॉर्मल बात होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं होती, क्योंकि हर अब ASI के नीचे भी पुलिस वाले होते हैं जो उसके अंडर में होते हैं। तो उसने अपने तमाम पुलिस वालों के बीट पे जो थे उस रात गश्त पे, उनका लोकेशन फ़ोन पे पता किया। जब उसने लोकेशन पता किया तो उसे पता चला कि सब किसी और तरफ है।
और उसे ये पता था कि तार कंपनी इलाका जो टेल्को का है, जहाँ पे ये नदी है, उस तरफ कोई पुलिस वाला नहीं है। ये यकीन होने के बाद उसने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, लाश जिस बोरी में थी उस बोरी को मोटरसाइकिल के अपने आगे रखा और रात के अंधेरे में लाश लेकर वो तार कंपनी पहुंचा। वहाँ ले जाकर उसने बड़ी खामोशी से बोरी को एक नदी में फेंका। फेंकने के बाद घर लौट आया, घर आकर सो गया। अगले दिन सुबह किसी को शक ना हो, वो थाने गया, अपनी उसने पूरी ड्यूटी की। और चूँकि छुट्टी की अर्जी उसने पहले से लगा रखी थी, इसलिए उस ड्यूटी के बाद नेक्स्ट डे यानी कि 14 नवंबर को वो वहाँ से ट्रेन से आरा पहुँच गया, बिहार, अपने घर। और इस दौरान में 17 तारीख को ये लाश मिली। तब उसने एक्सेप्ट कर लिया कत्ल करने की बात। अब एक सवाल का जवाब अभी बाकी था, और ये था कि एक पुलिस वाले ने, जिसकी वो दोस्त थी वर्षा, उसका कत्ल क्यों किया, क्यों मारा। और ये अचानक हुआ कत्ल नहीं था, क्योंकि उसने बताया कि वो पहले से बोरी लाकर रखा हुआ था उसने, और पूरा एक प्री प्लान मर्डर था। तो धर्मेंद्र ने फिर कत्ल की वजह बताई। उसने कहा कि उसकी दोस्ती जमशेदपुर में ही हुई, वर्षा अपने पति से अलग हो गई थी, फिर दोनों घुलने मिलने लगे, दोस्ती प्यार में बदला, फिर दोनों अक्सर साथ रहते, कई बार वो उसके घर आती। लेकिन इसी दौरान धर्मेंद्र ने जो पुलिस को बताया और जो वहाँ के एसपी सिटी ने जो बताया, उनका ये कहना था कि कुछ वक्त के बाद वर्षा ने धर्मेंद्र को ब्लैकमेल करना शुरू किया। वो उससे पैसे मांगती, और ये ब्लैकमेलिंग की वजह थी, वर्षा के पास कुछ वीडियो और कुछ ऐसी तस्वीरें थीं धर्मेंद्र की, जिसके नाम पे वो ब्लैकमेल करती थी। इस ब्लैकमेल के अलावा जब धर्मेंद्र कभी अपने घर जाने की बात करता तो वो उसको जाने से भी रोकती। ये सिलसिला काफ़ी वक्त से चल रहा था, पैसे भी दिए धर्मेंद्र ने, और इन्हीं वजहों से उसे लगा कि इस ब्लैकमेलिंग से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। और तब उसने फिर वर्षा को ही रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया। इसके बाद 12 नवंबर को घर जाने से 2 दिन पहले उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, वर्षा को घर बुलाया, घर बुलाकर उसका कत्ल किया, लाश को नदी में फेंकी, अगले दिन ड्यूटी की और फिर वापस घर चला गया। तो उसने कत्ल की वजह बताई। अब ये कत्ल की वजह पुलिस के ज़रिए घर तक पहुंची वर्षा के घर वालों का ये मानना है कि धर्मेंद्र ने कत्ल तो किया है, लेकिन उनके 2 सवाल हैं। उनका कहना है कि एक तो एक शख्स कत्ल करने के बाद लाश को बोरी में डालकर अकेले बाइक पर इतनी दूर ले जाए और फिर नदी में फेंके, ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है इस कत्ल में धर्मेंद्र के साथ कोई और था, और वो कौन है, क्या वो दूसरा पुलिस वाला है या कोई और दोस्त है, पुलिस उसका पता लगाए। दूसरा, उनका कहना है कि पुलिस की इस कहानी से भी हम सहमत नहीं हैं कि वर्षा धर्मेंद्र को ब्लैकमेल कर रही थी, कोई ऐसे वीडियो या फोटो थे। तो उनको इस पर भी शक है, इस पुलिस की थ्योरी पर। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि कत्ल के बाद धर्मेंद्र ने वर्षा के मोबाइल से सारे चीज़ें डिलीट कर दी और उसके मोबाइल के टुकड़े कर उसको अलग अलग जगहों पे फेंक दिया। अब पुलिस उससे पूछताछ करने के बाद उन टुकड़ों को बटोर समेट रही है ताकि कुछ चीज़ें अगर मिल सके तो मिल जाए। और फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है, पुलिस के कब्जे में है। घर वालों का ये है कि धर्मेंद्र के बलबूते की अकेले की बात नहीं है, इसके पीछे कोई और भी शामिल हो सकता है, तो उसकी तफ्तीश पुलिस करे। तो ये थी टाटा नगरी की उस मर्डर की कहानी जो सुप्रतिम बैनर्जी ने भेजी थी। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।